आप दोबारा से एक बार क्वेश्चन नंबर बोल देना, मैंने वो लिखे कहीं और थे, बाकी मैंने पेपर ये डिस्कस कर रहे हैं। देखिए सबसे पहले तो क्वेश्चन नंबर, अब मैं पूछता चलूँ 1 से 5 में, 5वां बता दूं आपको दोबारा। क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 5, 5वां सवाल आप देखिए। ये इस तरह का अरेंजमेंट है, ये वेज है, वेज पे एक पुली है, ऐसे नहीं है, वेज पे एक पुली है, ये और ये एक रस्सी है, और ये मास स्मॉल m है और ये मास कैपिटल M है। ये अरेंजमेंट है और ये दिया गया है कि इसको आगे चलाया जा रहा है विद सम एक्सेलरेशन a। तो पूछा है कि इस पे नेट फोर्स क्या होगा। भाई लगने को तो इस पे बहुत से फोर्स लग रहे होंगे। देखो एक फोर्स तो लग रहा होगा नीचे mg, एक फोर्स लग रही होगी ऊपर टेंशन, एक लग रहा होगा इसका नॉर्मल रिएक्शन, और एक जब वो नीचे आएगा तो रोकने के लिए लगेगा काइनेटिक फ्रिक्शन। बताओ ये 4 फोर्स लगेंगे कि नहीं इस पे? हाँ भाई बताओ, समझ आ रहा है? सर वीडियो ब्लर आ रही है। अरे यार एक सर क्लियर है। देखो इस पे ये 4 फोर्स लग रहे हैं ना जो मैं दिखा रहा हूँ यहाँ पे, ठीक है। एक तो हो कि इनसे मैं रिजल्टेंट निकालूं, लेकिन मुझे इनकी वैल्यू नहीं पता। एक मुझे इसका एक्सेलरेशन पता हो, तो इसके साथ कांटेक्ट होने की वजह से, क्योंकि ये आगे जा रहा है तो इसको भी आगे जाना पड़ेगा, तो इसमें एक एक्सेलरेशन तो आगे की तरफ होगी ए। क्यों? क्योंकि इसके कांटेक्ट में है और कांटेक्ट के परपेंडिकुलर डायरेक्शन में दोनों की एक्सेलरेशन सेम होती है, कांटेक्ट सरफेस के परपेंडिकुलर डायरेक्शन। एक एक्सेलरेशन तो ये होगी। दूसरा, रस्सी ढीली भी होगी भाई, ये पुली आगे ए से आ रही है, ये 0 से, तो रस्सी का ये एंड छोटा होता जा रहा है, यानी कि रस्सी का ये एंड इसको अप्रोच कर रहा है पुली को ए से, क्योंकि पुली खुद आगे जा रही है। तो बदले में दूसरा एंड रस्सी का पुली से सेपरेट भी होगा नीचे ए से, उस वजह से ब्लॉक में एक एक्सेलरेशन नीचे होगी। तो ब्लॉक में 2 एक्सेलरेशन हैं, एक ए नीचे है और एक ए इधर है। आप बताओ ये समझ आया क्या यहां तक? बोलिए भाई बोलिए, बताओ इस एफबीडी में कोई प्रॉब्लम है या ये समझ आ गया है? सर दोनों एक्सेलरेशन इक्वल होंगी। इक्वल इसलिए होंगी कि रस्सी का एक एंड, ये एंड पुली को अप्रोच कर रहा है कि सेपरेट कर रहा है, ये बताओ। रस्सी का ये अप्रोच, क्यों? क्योंकि ये नहीं चल रहा पर पुली चल के आ रही है, तो ये एंड अप्रोच कर रहा होगा ए से। एक जनरल रूल है कंस्ट्रेंट का कि वेलोसिटी और एक्सेलरेशन ऑफ अप्रोच ऑफ वन एंड ऑफ ए स्ट्रिंग टुवर्ड्स द पुली इज ऑलवेज इक्वल टू द वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन ऑफ अदर एंड फ्रॉम द पुली। जब ये एंड ए से अप्रोच कर रहा है तो जो दूसरा एंड वो कितने से सेपरेट होगा? जब ये एंड ए से अप्रोच कर रहा है तो दूसरा एंड कितने से सेपरेट होगा? ए से। इसका मतलब रस्सी नीचे जाएगी ए से, तो रस्सी से ब्लॉक अटैच है तो ब्लॉक नीचे भी ए से जा रहा होगा, लेकिन कॉन्टैक्ट कंस्ट्रेंट की वजह से वो ए से आगे जा रहा होगा। इसका मतलब पता है, मुझे ये लग रहा है कि कंस्ट्रेंट मोशन में कहीं कोई प्रॉब्लम है शायद कॉन्सेप्ट्स में, है ना। अगर ये यहाँ पे दिक्कतें आ रही है तो कंस्ट्रेंट मोशंस के कॉन्सेप्ट्स में थोड़ी दिक्कत है। तो ये या तो मुझसे पूछना चाहिए था पहले, या अब बता दूंगा बाद में, लेकिन अभी मैं आगे बढ़ूं। ये आ गया क्या यहाँ तक समझ? बताओ इतना आ गया? ठीक है। अब अगर आप अलग अलग इक्वेशन बनाओ तो नीचे की तरफ तो इक्वेशन बनेगी mg माइनस एफ काइनेटिक बराबर m इंटू ए, और सामने की तरफ इक्वेशन बनेगी नॉर्मल बराबर m इंटू ए। लेकिन मुझे नेट फोर्स चाहिए, तो नेट फोर्स तो सीधा होता है मास इंटू नेट एक्सेलरेशन, और नेट एक्सेलरेशन यहां से निकालोगे तो √2a बन रही है इसकी नेट एक्सेलरेशन। मुझे तो इनकी जरूरत ही नहीं है इन इक्वेशंस की। नेट फोर्स चाहिए तो दैट इज द मास इंटू नेट एक्सेलरेशन, और मास इंटू नेट एक्सेलरेशन कितनी होगी? m इंटू √2, वो आपका हो गया √2ma। अभी बताओ क्या क्लियर हुआ क्या ये वाला सवाल 5वां? बोलिए 5th क्लियर है? डाउट है तो अभी चलिए ठीक है। 6th भी पूछा था आपने किसी ने?
Yes, sir. वो पेज मेरे पास अभी है नहीं जिस पे मैंने नंबर लिखे थे, तो इसलिए आप दोबारा बता देंगे। 6th क्वेश्चन नंबर 6 देखो। A 1 kg crow sits on a telephone wire midway between the two poles। तो उसके बैठने से ये वायर ऐसी होगी, 50 मीटर लंबी वायर थी। ये टोटल लेंथ आपको दोनों पोल्स के बीच की 50 मीटर दी गई है, ठीक है। द वायर एज्यूम्ड वेटलेस सैग्स बाई 0.1। सैग मतलब कितना नीचे आना, तो ये 0.1 मीटर सैग कर गई है। अच्छा, पेपर में डायग्राम थोड़ी दिया होगा, पेपर में नहीं था ना डायग्राम, नहीं था। तो सैग का मतलब पता था कि नहीं आपको? सैग, SAG, सैग। नेट पे देखा था। सैग का मतलब होता है, नेट पे देख लिया था, और इसके 10 वर्ड का मतलब देखा था, ठीक है। सैग का मतलब होता है नीचे की तरफ झुकना, और हॉग का मतलब होता है ऊपर। ये सैगिंग होता है, ये हॉगिंग होता है, इस तरह से। तो इसके वजन के कारण ये सैग कर गई है नीचे। तो व्हाट इज द टेंशन इन द वायर? देखो, केवल टेंशन बतानी। मान लो इधर टेंशन है T, तो इधर भी टेंशन होगी T में। कौवे का FBD बना रहा हूं, और नीचे लगेगा mg। अब इन्होंने अपने सॉल्यूशन में ये थीटा माना है, तो ये थीटा माना है, तो ये भी थीटा हो जाएगा। सिमिलरली ये भी थीटा हो जाएगा। तो ये t cos थीटा तो एक दूसरे को कैंसिल कर देंगे, और t sin थीटा जुड़ जाएंगे। तो 2t sin थीटा इज इक्वल टू mg। तो यहां से पूछा क्या इन्होंने, व्हाट इज द टेंशन? तो t आपकी होगी mg अपॉन 2 sin थीटा। अच्छा, अब sin थीटा कितना होगा? sin थीटा होगा परपेंडिकुलर अपॉन ये हाइपोटेन्यूज। ये 0.1 है, आप इसको लगभग 25 मान सकते हो। पूरा 50 है ना, पूरा 50 मीटर है, ठीक है। ये थोड़ी सी सैगिंग होती है, तो रस्सी की लंबाई बाद में भी मैं 50 ही मान सकता हूं लगभग। समझ आ रहा है क्या? आ गया समझ। तो ये कह रहा है, चाहे आप इसने सॉल्यूशन में बोला है कि आप tan थीटा ले लो, स्मॉल एंगल के लिए tan थीटा और sin थीटा दोनों बराबर होते हैं। मतलब चाहे इसको 25 मानो, चाहे इसको 25 मानो, उसके बाद हो जाएगा, ठीक है। चलो मैं आगे बढ़ूं। यस सर। अगला डाउट बोलो भाई, कौन सा था? क्वेश्चन नंबर 8। ठीक है, यस सर। 8 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 8। 3 इक्वल वेट्स ऑफ मास 2 kg आर हैंगिंग बाय ए स्ट्रिंग। अच्छा देखो, ये फिर वही है, जैसे 3 ब्लॉक कांटेक्ट में होते हैं उसी टाइप का है। ये A है, ये B है, और ये C है। 2 kg, 2 kg और 2 kg, ये सबके मास है। mm मैंने मान लिया। तो बोला है कि टेंशन बतानी है बिटवीन B एंड C, यहां बतानी है। बिल्कुल वैसा ही है जैसे 3 ब्लॉक कांटेक्ट में होते हैं। पहले तो नेट एक्सेलरेशन निकाल लो। नेट एक्सेलरेशन, चलाने वाला फोर्स है इधर का वेट, इधर का वेट कितना है 4g, रोकने वाला इधर का वेट 2g। तो नेट फोर्स चलाने वाला हुआ 4g माइनस 2g, टेंशन वेंशन सब इंटरनल है, इज इक्वल टू टोटल मास है 6 और इंटू A। तो यहां से 2g बराबर 6 है, A कितना आ गया g/3। उसके बाद आप केवल एक का FBD बना लो, केवल C का, केवल और केवल C का। C का मास है 2 kg, तो C पे नीचे तो लग रहा होगा mg, ऊपर यहां रोकने वाली टेंशन, और इसकी एक्सेलरेशन नीचे है g/3। तो आपने इक्वेशन बनाई, नीचे ज्यादा होगा क्योंकि नीचे एक्सेलरेशन है। तो mg माइनस टी बराबर m इंटू g/3। तो t बराबर आ गया mg माइनस mg/3। तो t बराबर आ गया 2mg/3, और m की वैल्यू 2 रखोगे तो ये आ गया 4g/3। बताओ, समझ आया? सर एक बार रिपीट कर दे, वीडियो ब्लर आ रही थी। मैं ये कह रहा हूं, जैसा आपका क्वेश्चन नंबर 11 है ना, जो अभी ये बोर्ड वाली वीडियो स्टार्ट होने से पहले मैंने वैसे समझाया था। 11 किया था हमने 3 ब्लॉक कॉन्टेक्ट में। यस सर। बिल्कुल वैसा ही होता है ये भी। सबसे पहले तो नेट एक्सेलरेशन निकाल लो। उसमें क्या किया था, उसमें 11th में था 120 न्यूटन आगे 50 पीछे, तो नेट फोर्स कितना था 70, और फिर टोटल मास देखा 7, और 70 बराबर 7 किया। वही काम यहाँ करना है। इधर चलाने वाला वेट कितना है 2g कितना है
4g। 4g। इधर रोकने वाला वेट कितना है? ओनली 2g। तो नेट चलाने वाला फोर्स कितना हो गया? 2g। तो नेट फोर्स इज इक्वल टू टोटल मास इनटू एक्सेलरेशन। बिल्कुल उसी तरह ए निकाल लिया, वहां 10 आया था, यहाँ g/3। ठीक है। यस सर। उसके बाद वहां भी हमने वो ए का एफबीडी बनाया था कि आगे तो 120 लग रहा है, पीछे एफ या एन माना। ऐसे ही यहाँ केवल सी का एफबीडी बना लो। सी पे नीचे तो mg लग रहा है 2g, ऊपर होगी ये टेंशन T। तो इक्वेशन बन जाएगी यहाँ से और फिर सोल्व हो जाएगा। ये जो मैंने दिखाई, नेट फोर्स नीचे की तरफ ये है। तो ये समझ आ गया कि नहीं बताओ? ये आ गया भाई, समझ हो गया? हाँ सर। यस सर। अगला डाउट बताइए, क्वेश्चन नंबर कौन सा? मेरे फोन में विजुअल नहीं रखा। 10th। क्वेश्चन नंबर 10th। टाइम पास करना। 10 देखो, विद व्हाट मिनिमम एक्सेलरेशन मास m मस्ट बी मूव्ड ऑन। ले 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 सर, क्या अपन क्वेश्चन पेपर है? देखिए क्वेश्चन नंबर 10th में है, विद व्हाट मिनिमम एक्सेलरेशन मास m मस्ट बी मूव्ड ऑन अ फ्रिक्शनलेस सरफेस सो दैट m रिमेन स्टिक टू इट एज शोन। तो कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन m एंड m के बीच का म्यू है। वैसे पेपर एक नॉर्मल से लेवल पे है, ऐसा नहीं है कि कोई बहुत ही कठिन से सवाल डाल रखे हैं। नॉर्मल जो इजी क्वेश्चंस होते हैं इन चैप्टर्स के, उस तरह के पेपर हैं ये जो दिया गया है आपको। ये देखिए आप, ये कहता है कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन बताना है। देखो इसको मूव किया जा रहा है विद व्हाट मिनिमम एक्सेलरेशन, इसे मूव कराएं, ये हमें पता लगाना है। तो मैंने माना कि भाई इसको आगे चला दिया विद सम एक्सेलरेशन a, तो इसकी एक्सेलरेशन भी कितनी होगी? ये अगर इसके साथ चिपका रहे तो इसकी एक्सेलरेशन भी कितनी होगी भाई? अगर ये इसके साथ साथ चल रहा है तो इसकी भी ये होगी। आप केवल इसका एफबीडी देखो, केवल इसका एफबीडी, नीचे क्या लग रहा है? mg। रोकने के लिए यहां कौन सा फ्रिक्शन, स्टैटिक की काइनेटिक? बताओ। स्टैटिक। और एक आगे नॉर्मल रिएक्शन और एक्सेलरेशन इसकी a है। अब देखो बड़ी सीधी सी इक्वेशन है, ये रेस्ट पे है, वर्टिकली ये रेस्ट पे है, हॉरिजॉन्टली ये a से चल रहा है। तो वर्टिकली क्या इक्वेशन बनेगी? F is equal to mg। और हॉरिजॉन्टली क्या इक्वेशन बनेगी? n is equal to m। और हम ये जानते हैं कि लॉ ऑफ लिमिटिंग फ्रिक्शन कहता है कि Fs इज लेस देन और इक्वल टू लिमिटिंग वैल्यू, और लिमिटिंग वैल्यू होती है म्यू इनटू n। ठीक है, केवल और केवल ये दो वैल्यूज उठा के यहाँ पुट करनी थी। तो Fs की जगह mg। हाँ जी, वीडियो ब्लर आ रही है। अरे भाई ये वीडियो का तो मैं क्या करूं। अब ठीक हो, चलो ये दिख गया, ये दो इक्वेशन और ये लॉ ऑफ लिमिटिंग फ्रिक्शन वाली बात यूज की, m से m गया। सो a इज ग्रेटर देन और इक्वल टू g बाई म्यू। a या तो इतना हो या इससे ज्यादा हो। तो ये a की मिनिमम वैल्यू है कि मैक्सिमम? मिनिमम। मिनिमम। तो मिनिमम ही पूछा इन्होंने, तो a मिनिमम आ गया g बाई म्यू। ठीक है, इनके सॉल्यूशन को छोड़ना, बिकॉज ये नॉन इनर्शियल फ्रेम में जाके सोल्व कर रहा है, ये इसके रेस्पेक्ट में सोल्व कर रहा है, इसके फ्रेम में। मैंने आपको जनरल ग्राउंड के फ्रेम में बता दिया, इसका डायग्राम देख के मैं बोल रहा हूं। चलो 10th हो गया। सूडो फोर्स से कर लो, सूडो फोर्स से कर लो। लो आप अगर विद रेस्पेक्ट टू कैपिटल M करते हो, विद रेस्पेक्ट टू कैपिटल M, तो अब ये परमानेंट रेस्ट पे है। अब इस पे कौन कौन से फोर्स हैं? एक नीचे लग रहा है mg, ठीक है, एक नीचे लग रहा है mg, एक ऊपर लग रहा है स्टैटिक फ्रिक्शन। क्लियर? और बताओ, एक आगे लग रहा होगा, आगे नहीं, आगे लग रहा होगा नॉर्मल रिएक्शन, वो तो लगना ही कॉन्टेक्ट फोर्स है। और एक सूडो फोर्स अपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ एक्सेलरेशन ऑफ फ्रेम, मास इनटू ए। और ये परमानेंट रेस्ट पे, तो ये दोनों इक्वेट होंगे, फिर यही इक्वेशन बनेगी। समझ आ गया? सूडो से समझ आया क्या? सूडो से क्या एफबीडी है और इनर्शियल फ्रेम में क्या एफबीडी है? yes। ठीक है,
चलो आगे बताओ, डाउट बताओ। 11th आपका हो गया शायद डिस्कस पहले, ये वीडियो बोर्ड वाला स्टार्ट होने से पहले। दोबारा बताऊं क्या 11th? हाँ जी मास्टर समझ 14 बताना। कौन सा? 14। 14, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 14 की मैं अगर बात करूं, देखिए एक पॉइंट एक्स वाई प्लेन में मूव कर रहा है। एक्स की वैल्यू दी है 14, 3 cos 40। सर एंड हो जाएगा तो पक्का हो जाएगा? हाँ यस सर। मैंने अभी आपको बताया था अगर आप चेंज इन पोजीशन निकालते हो तो वो तो डिस्प्लेसमेंट हो जाएगा। डिस्टेंस अगर पूछे तो पहले वेलोसिटी निकालो, वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड निकालो। जो इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड होता है वही स्पीड होती है, और यहाँ इस सवाल में वो स्पीड कांस्टेंट आ रही है, और कांस्टेंट स्पीड के लिए डिस्टेंस होगा स्पीड इनटू टाइम। हो गया कि नहीं? हाँ बताओ। चलो आगे बताओ भाई। क्वेश्चन नंबर ये आपका हो गया कौन सा? 14 हो गया। हाँ बताओ आगे बताओ। 17। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 17 पे हम आते हैं। क्वेश्चन नंबर 17 देखिए, 17 में हमें क्या करना है कि टू वेट्स W1 एंड W2 आर सस्पेंडेड फ्रॉम द एंड्स ऑफ अ लाइट स्ट्रिंग पासिंग ओवर ए स्मूथ पुली। ये एक पुली दी गई है और इसके ऊपर एक वेट है W1 और एक वेट है W2। ये वेट है, मास नहीं है, वेट है ये। और साथ में पुली ऊपर जा रही है विद सम एक्सीलरेशन g। पूछा है टेंशन इन द स्ट्रिंग विल बी। अच्छा इसके सॉल्यूशन को छोड़ो, हम अपने तरीके से चलते हैं। पुली ऊपर जा रही है तो ग्राउंड से लगेगा कि दोनों ही एंड ऊपर जा रहे हैं। कोई आदमी अगर ग्राउंड से देखेगा जब पूरी लिफ्ट ही ऊपर जा रही है तो उसको यही लगेगा ना कि दोनों ब्लॉक ऊपर जा रहे हैं। यस ठीक है, तो विद रेस्पेक्ट टू ग्राउंड हम मानते हैं इसकी एक्सेलरेशन a1 मानी और इसकी a2, और मुझे t निकालना है कि t कितना होगा। तो तीन ही तो वेरिएबल हैं, t a1 a2, तो तीन इक्वेशन चाहिए केवल। एक इसकी न्यूटन्स लॉ की इक्वेशन, नीचे W1 ऊपर t, तो t माइनस W1 बराबर m1 इंटू a। बताओ पहली इक्वेशन आ गई समझ में, a1। और जो मास होता है वेट अपॉन g। बताओ पहली इक्वेशन बन गई? हाँ भाई फर्स्ट इक्वेशन क्लियर है ना? इस पे ऊपर जा रहा है और ऊपर जा नहीं आएगा। क्या 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 दोबारा बोलो। सर W1 है ना, हाँ ये भी ऊपर जा रहा है A1 से। हाँ, और W2 भी W2 A2 से जा रहा है। एक बात बताओ मुझे, मैं ग्राउंड के रिस्पेक्ट में बात करूंगा। कोई लिफ्ट ऊपर जा रही है तो क्या उसका हर पार्ट ऊपर जाता हुआ नजर आएगा कि नहीं? यस सर। तो मैं ये थोड़ी कह सकता हूँ कि ये ऊपर जा रहा है तो ये नीचे आएगा, क्योंकि लिफ्ट ही ऊपर जा रही है। तो ये A1 से जाता दिखेगा, ये A2 से। तो पहली इक्वेशन बनी t माइनस वेट बराबर मास इंटू एक्सेलरेशन, और मास होगा वेट अपॉन g। बताओ फर्स्ट इक्वेशन आ गई है क्या समझ? यस। सेकंड इक्वेशन, सेकंड क्या बनेगी? t माइनस W2 इज इक्वल टू मास W2 बाई g और इंटू A2। ठीक है, टेंशन मुझे निकालनी है। थर्ड इक्वेशन देखो, पुली ऊपर जा रही है g एक्सेलरेशन से, ये एंड ऊपर जा रहा है A1 से, और ये एंड ऊपर जा रहा है A2 से। तो हमने एक 1D इक्वेशन पढ़ी है ना, एक्सेलरेशन ऑफ पुली बराबर एक एंड की एक्सेलरेशन प्लस दूसरे डिवाइडेड बाई। क्या समझ आ गया भाई? तीन इक्वेशन तीन वेरिएबल, इनके तरीके को छोड़ना है यार, फालतू में कंफ्यूज हो गए इन्होंने क्या सॉल्यूशन दिया। आप ये जो नॉर्मल सॉल्यूशन अपना होता है वो देखिए। अब मुझे t निकालना है तो A1 की वैल्यू यहां से निकाल दो। क्या थर्ड इक्वेशन बताओ। थर्ड इक्वेशन, एक कभी भी कोई पुली होती है, वो पुली ऊपर जा रही है विद सम एक्सेलरेशन a पुली, ये एंड उसको अप्रोच कर रहा है A1 से, और दूसरे एंड की एक्सेलरेशन है A2। तीन एक्सेलरेशन हमने दे दी, ए पुली ऊपर है A1 और A2। तो क्या हमने प्लस वन क्लास में रिलेशन कभी पढ़ा है क्या? ए पुली इज इक्वल टू A1 प्लस A2 बाई 2, या नहीं पढ़ा है? ये चैप्टर हुआ नहीं था मेरा। ओहो,
तो यार कुछ दिन पहले भी शायद रिवीजन क्लास में एक बार ये फॉर्मूला आ रहा था, हम कंस्ट्रेंट का कहीं ना कहीं पार्ट ले रहे थे, आया था शायद उसमें। चलो मैं बता देता हूँ कैसे आया वो भी सुन लीजिए, कैसे आया वो भी सुन लीजिए। मान लो ये एंड अप्रोच कर रहा है, ग्राउंड के रिस्पेक्ट में ये एंड A1 से जा रहा है और पुली खुद AP से जा रही है, तो जो एक्सेलरेशन ऑफ अप्रोच होगा वो A1 माइनस AP हो जाएगा। बताओ क्या इस एंड की एक्सेलरेशन ऑफ अप्रोच लिखनी आ गई है? यस सर। अब अगर एक एंड अप्रोच करता है तो दूसरे एंड को सेपरेट होना पड़ेगा, अगर एक एंड अप्रोच करता है तो दूसरे एंड को सेपरेट होना पड़ेगा। तो अब अगर देखो ये AP से जा रहा है और हमने माना ग्राउंड के रिस्पेक्ट में A2 से जा रहा है, लेकिन ये सेपरेट हो रहा है तो ये ज्यादा तेज चल रहा होगा और ये धीरे, तो एक्सेलरेशन ऑफ सेपरेशन ऑफ दिस एंड बनेगा AP माइनस A2। मान लो कोई 10 से ऊपर जा रहा है, आप उसके पीछे पीछे 4 से हो रहे हो, तो आप 6 से सेपरेट हो रहे हो ना। यस। ठीक है, तो एक एंड की जो एक्सेलरेशन ऑफ अप्रोच है दूसरे की वही एक्सेलरेशन ऑफ सेपरेशन होगी। क्या इससे ये फॉर्मूला बन गया कि नहीं? देखो यस सर। तो ये डायरेक्ट ही तो यूज करते हैं, हम डायरेक्ट यूज करते हैं, तो बहुत बार मतलब इसीलिए कह रहा था कि इस पेपर के लिए आपका कंस्ट्रेंट थोड़ा ठीक ठाक होना चाहिए। तो ये आपकी थर्ड इक्वेशन। अब आपको करना क्या है, फर्स्ट इक्वेशन से A1 ले आओ, सेकंड से A2 ले आओ और इसमें पुट कर दो। देखो करता हूं मैं, फर्स्ट से A1 आ रहा है G/W1 इंटू T माइनस W1, सेकेंड से A2 आ रहा है G/W2 इंटू T माइनस W2। इन दोनों को इसमें पुट कीजिए तो G बराबर आया, ये 2 को ऊपर उठा लो, 2G बराबर आया, 2G बराबर A1 प्लस A2। तो A1 प्लस A2 लोगे तो G कॉमन आएगा इन दोनों में, दिख रहा है ना, ये कहां से देख रहा हूं इसमें, A1 प्लस A2। ठीक है, G कॉमन आएगा और अंदर बचेगा T माइनस W1/W1 प्लस T माइनस W2/W2। अब बताओ यार ये इक्वेशन सोल्व हो जाएगी क्या? यस सर। G से G गया, यहां से T कैलकुलेट कर लेना। ठीक है, इनका सॉल्यूशन छोड़िए, आप जो नॉर्मल तरीका है उससे आप चलिए कि भाई ये 3 मेथड, 3 इक्वेशन और वो ये हमें सोल्व करनी है। चलूं मैं आगे बढ़ूं? यस सर। क्वेश्चन नंबर कौन सा आ गया हमारा? 19th पे आ जाइए आप। क्वेश्चन नंबर 19। Two particles of masses m1 and m2 are attached to the two ends of a light and extensible string passing over a smooth fixed pulley। फिर से वही एटवुड मशीन टाइप ही डायग्राम है, फिर से वही का वही सेम एटवुड मशीन टाइप ही डायग्राम है। तो देखते हैं हम इसमें, देखो इसमें ये कहता है कि ये एक पुली है, इसके ऊपर एक मास m1 है और एक मास m2 है। अच्छा, और फिर ये कह रहा है लेवल ऑफ m1 इज हायर देन m2। m1 का लेवल m2 से हायर है जब इनको छोड़ा गया है। कितना? कुछ भी नहीं, 49 सेंटीमीटर हाई है, 49 सेंटीमीटर हाई है ये लेवल, ये बोला गया है। और उसके बाद ये बोलता है 0.5 सेकंड के बाद वो दोनों सेम लेवल पे आ गए हैं। 0.5 सेकंड के बाद दोनों सेम लेवल पे आ गए हैं। तो रेशियो ऑफ मास m1/m2 केवल और केवल ये आपको बताना है। तो और तो कुछ दिया नहीं है इसमें। ठीक है, देखो सबसे पहली बात, ये A से नीचे आएगा और ये A से ऊपर जाएगा, ये बात तो क्लियर है। क्योंकि जब कुछ नहीं दिया है तो पुली हमारी रेस्ट पे है। अगर पुली रेस्ट पे है तो एक एंड नीचे आएगा तो एक एंड ऊपर आएगा, तभी तो लेवल सेम होगा। क्लियर है? ठीक है, और अगर पुली रेस्ट पे है तो दोनों का एक्सेलरेशन कितना होगा? A होगा। क्लियर है कि नहीं बताओ? यस सर। अब सुनो, कुछ दूरी इसने कवर की और कुछ दूरी इसने कवर की 0.5 सेकंड में। भाई इसने दूरी कवर की S1 और उसने दूरी कवर की S2। छोड़ने के बाद इनिशियल स्पीड तो 0, तो हाफ इंटू A इंटू 0.5 का स्क्वायर, और इसने भी दूरी कवर की हाफ इंटू A इंटू 0.5 का स्क्वायर, और दोनों का सम S1 और S2 का सम कितना है? S1 0.49। हाँ, तो आपको केवल ये लगाना है S1 प्लस S2 इज 0.49। इन दोनों की वैल्यू रखोगे तो A/2
डबल हो जाएगा ना इसका, ये डबल हो रहा है यहाँ से। तो a इंटू 0.5 का स्क्वायर इज इक्वल टू 0.49। आप बताओ a आ गया यहाँ से 49/25। बताइए a आ गया कि नहीं समझ, बोलो। सर अच्छा, और एक्सट्रूड मशीन में a होता है, ये तो हम जानते ही हैं, फॉर्मूले की तरह ही याद रखते हैं, m1 माइनस m2 अपॉन m1 प्लस m2 और इनटू जी। ये m1 से नीचे आ रहा है, वो m2 से ऊपर, m1 मास नीचे आ रहा है, m2 ऊपर। ये तो पता होगा हमें, ये कैसे आया। सर आपने इसमें S1 S2 क्यों नहीं है? जितना क्या? नीचे जाएगा उतनी ऊपर आएगा। अच्छा ऐसे कैसे होगा भाई, ऐसा मैं कैसे कहूँ, मैं तो ये कह रहा हूँ कुछ भी है जितना इन दोनों ने मिलकर डिस्टेंस कवर किया वो 49 है कि नहीं। अब वो जितना ये नीचे आया उतना वो ऊपर आया, तो आप इसको s बोल लो, इसको s बोल लो, करना तो वही है, s प्लस s कितना करना होगा। मैं कंफ्यूज हो गया था। समझ आ गया ना ये, ठीक है। एक बार आपने काइनेमेटिक्स से a निकाल लिया, उसके बाद न्यूटन लॉ से a निकालो और इनको इक्वेट करो और m1/m2 आ जाएगा। बताओ हो जाएगा कि नहीं अभी, हो जाएगा। इसको हो जाएगा सर। ठीक है। चलिए इसके बाद बताओ अगला क्वेश्चन। 21 सर, टाइम हो गया, 5 मिनट बाद मैं खेला था। कोई बात नहीं, कौन सा लास्ट 5 मिनट बताओ कौन सा है। 21 21 बता दो। ठीक है। 21 जो है वो आपका HCV का ही क्वेश्चन, ये लगा लो, फ्रिक्शन वाली HCV के एक्सरसाइज में आखिर में ये सवाल है कुछ इस तरह के। देखिए ये 2 kg और यहाँ एक मास है 1 kg, ये 2 kg और ये 1 kg। अब इसमें बोला है कि लेंथ ऑफ द प्लैंक इज 2 मीटर, प्लैंक की लंबाई है 2 मीटर, और आपसे पूछा है कि कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन ये दिया हुआ है म्यू 0.5, इन दोनों के बीच का जो म्यू दे रखा है दैट इज 0.5। तो अब ये पूछा है कि कांस्टेंट फोर्स F लगाया है 30 न्यूटन इधर की तरफ, मतलब यूं धक्का लगा रहे हैं इस पे, 30 न्यूटन का फोर्स लगाया है। तो आपको बताना है कि कितनी देर के बाद ब्लॉक सेपरेट हो जाएगा। अगर ब्लॉक सेपरेट हो रहे हैं तो इनके बीच में कौन सा फ्रिक्शन लग रहा होगा, बताओ। काइनेटिक। तो पहले तो अपना फ्रिक्शन निकाल लो। इस 1 kg के ब्लॉक पे नीचे लगेगा 1g यानी कि 10, तो इतना ही नॉर्मल लगेगा 10, और काइनेटिक फ्रिक्शन होता है म्यू इंटू एन, तो 0.5 इंटू 10। तो मेरे पास काइनेटिक फ्रिक्शन आ गया, कितना आया 5 आ गया काइनेटिक फ्रिक्शन, ठीक है। अब आप दोनों की, हाँ जी बोलो। जी की वैल्यू क्या दे रखी है, क्या जी की वैल्यू देखना क्या दे रखी है। अरे वो तो गलती से लिख दिया होगा, लेकिन 10n थोड़ी ले सकते हैं हम, वो 10 ही लेनी होगी, वो उससे क्या फर्क पड़ता है। मैंने ठीक कर दिया, नैनोमीटर लेके वो ना रिजेक्ट वो तो करके। देखो वो तो सोचना चाहिए था कि ये तो टाइपिंग मिस्टेक है कोई, इसमें 10n लिखा हुआ है। चलो ये बताओ फ्रिक्शन आ गया आपके पास 5 न्यूटन, यस सर। उससे आप दोनों का अलग अलग एफबीडी बनाओ। इस पे आगे लग रहा है 30 न्यूटन, रोकने के लिए फ्रिक्शन पीछे लग रहा होगा और फ्रिक्शन लग रहा है 5 न्यूटन, और ऊपर वाले ब्लॉक पे केवल चलाने के लिए फ्रिक्शन ही लग रहा है और वो आपका लग रहा है, दूसरे ब्लॉक पे केवल चलाने के लिए फ्रिक्शन ही लग रहा है और वो आपका लग रहा है 5 न्यूटन इधर की तरफ। तो इसकी एक्सेलरेशन a1 मान लो और इसकी एक्सेलरेशन a2। क्या ये दोनों ब्लॉक समझ आ गए क्या, डायग्राम एफबीडी, क्या ये एफबीडी समझ आ गए आपको, फ्री बॉडी डायग्राम बताओ यहाँ देखते हो तो, ठीक है। इस पे न्यूटन लॉ लगाया, 30 - 5 इज इक्वल टू 2 इंटू a1, और इस पे लगाया 5, बस 5 ही है, 5 इज इक्वल टू 1 इंटू a2। तो आपका a2 तो आ गया 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, और यहां से a1 आ रहा है 25/2, 12.5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। अब बताओ दोनों की एक्सेलरेशन आगे की तरफ आ गई है समझ। यस सर। तो सेपरेट होने के लिए इसके रेस्पेक्ट में इसका मोशन देखो, तो मान लो ये रेस्ट पे है, इसमें एक्सेलरेशन जो 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर है उतनी घटा दो इसमें से, इसके रेस्पेक्ट में ये कितनी एक्सेलरेशन से आगे आ रहा है सर। हाँ ये मास आपने
टू लेना चाहिए 3। 3 क्यों लूं मैं, तो इसका एपीडी बना रहा हूं इसका भाई, इस पे 30 आगे, फ्रिक्शन पीछे 5, तो इसका मास लूंगा। ऊपर वाले का एपीडी बना रहा हूं तो उसकी इक्वेशन लगाई, उसमें उसका मास लिया। ठीक है, समझ आया। अब देखो, अब इसके बाद सेपरेट कितनी देर में होगा, ये A1 एक्सेलरेशन से आगे आ रहा है और ये A2 एक्सेलरेशन से आगे आ रहा है। ठीक है, एक A1 एक्सेलरेशन से आगे आ रहा है, एक A2 एक्सेलरेशन से आगे आ रहा है। तो हम सेपरेशन देखना चाहते हैं। जब भी ये सेपरेट होगा, ये यहां आ चुका होगा, ये ब्लॉक पीछे रह चुका होगा कुछ, बताओ। ये चलना स्टार्ट इसने यहां से किया था, जब ये सेपरेट होंगे क्या ये ऐसी स्थिति में आ चुके होंगे कि नहीं? यूं ये देख के बताओ। ये यस सर। यानी कि ये जो चला है ये कम चला है और ये ज्यादा चला है, तो ये कितना ज्यादा चल लिया, जितनी इसकी लेंथ है। कितना ज्यादा चल लिया, जितनी इसकी लेंथ है। एक बार इसके द्वारा कवर डिस्टेंस निकाल लो। क्या टाइम दे रखा है कितनी देर में सेपरेट होगा, ये टाइम निकालना है। क्वेश्चन नंबर कौन सा है ये, टाइम निकालना है। टाइम आफ्टर द ब्लॉक विल सेपरेट फ्रॉम द प्लैंक, टाइम निकालना है। कोई बात नहीं, मान लो t टाइम में सेपरेट हो रहा है। इसने डिस्टेंस कवर की S1 हाफ इंटू 12.5 इंटू टाइम का स्क्वायर। इसने डिस्टेंस कवर की S2 हाफ इंटू 5 इंटू टाइम का स्क्वायर। S1 ज्यादा है S2 से, तो S1 माइनस S2 इज इक्वल टू लेंथ ऑफ द प्लैंक जो आपको दे रखी है, और यहां से आप टाइम निकाल लेंगे। बताओ, समझ आ गया है? यस सर। ठीक है, HCV का क्वेश्चन था ये उसमें एक्सरसाइजेज में। चलो, अब आपका टाइम हो गया है अगली क्लास के लिए। और भी कोई डाउट है तो देख लो, नहीं तो 2:10 हो गए हैं। सर 2 क्वेश्चन हो रहे, 2-3 क्वेश्चन। तो आप फिर टाइम हो गया, बाद में पूछ लेना, फिर 2:10 पे आपकी क्लास है नेक्स्ट। यस सर, ठीक है। ठीक है, चलिए अभी हम ऑफ करते हैं इस क्लास को। थैंक यू।